ਆਪਾਂ प्रिपेयर करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हम एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, जिससे हम फाइनल अकाउंट बोलते हैं। तो कहने का मीनिंग फाइनल अकाउंट के अंदर एक तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस हो जाता है और एक बैलेंस शीट। लेकिन जब भी इसे हमें तैयार करते हैं तो हमें बहुत सारी एडजस्टमेंट हमारी रह जाती है, जिनको हमें डिस्कस करना पड़ता है, जिनको हमें इसे इसके अंदर इनहेरिट करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी भी होती हैं जो ओमिट हो जाती हैं, जिनको हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, और कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती है जिनको हमने रॉन्गली रिकॉर्ड कर लिया, और कुछ ऐसी भी होती है जिनका वन एस्पेक्ट तो बुक्स के अंदर शामिल कर लिया, लेकिन उसका सेकंड एस्पेक्ट हमने उसे शामिल नहीं किया। ऐसी ट्रांजेक्शन को हम एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं। तो देखो, तो सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं, लेकिन बहुत सारी ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जो हमें, कहने का मीनिंग, एक ट्रू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हमें उनको शामिल करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट इसका यही होता है कि तो नेट प्रॉफिट निकाला जा सके, दूसरा हम अपनी इसकी फाइनेंशियल पोजीशन को हम लिख सकें, ठीक है, तो जो एरर रह गई हैं, कमिट हो या गलती हो गई है, उनको हम ठीक कर सकें। या कुछ ऐसे भी एक्सपेंस होते हैं जो हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थे, उन्हें हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर डाल दिया, या कैपिटल एक्सपेंडिचर थे उन्हें रेवेन्यू बना लिया। ऐसी बहुत सारी ट्रांजेक्शंस रहती हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे फर्स्ट हमारे पास आता है क्लोजिंग स्टॉक। अब हमने बहुत बार देखा होगा क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन होता है। मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन्स ट्रायल बैलेंस के बाहर कोई गिवन है, कोई एंट्री है जो एडजस्टमेंट एंट्री है जो ट्रायल बैलेंस के बाहर है, तो उनको हमें दो बार एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, उनकी जो रिकॉर्डिंग है वो दो बार होगी। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस में हो सकती है, या ट्रेडिंग अकाउंट में हो सकती है, दोनों में से एक होगी, और दूसरा बैलेंस शीट में होगी। ठीक है, जैसे इसे अपन विद एग्जांपल एडजस्टमेंट एंट्री की तरह पढ़ेंगे। जैसे क्लोजिंग स्टॉक है, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर है, ठीक है ना, पहले तो ये पता होना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। ये कहता है कि अनलेइंग स्टॉक है, अनलेइंग अनसोल्ड, लेइंग अनसोल्ड गुड्स है। जो अपन कह दें कि जो एंड ऑफ द ईयर हमारी हमने सेल नहीं किया, जिनको हमारे पास पड़ी हैं अनसोल्ड गुड्स लेइंग इन द बिजनेस, तो इसे क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। तो इसकी जो एक चीज और यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए कि इसकी जो वैल्यू होगी वो हम कम वाली लेंगे, मार्केट वैल्यू या कॉस्ट वैल्यू, दोनों में से हमारे पास कई बार दोनों गिवन होती हैं, तो दोनों में से जो कम वैल्यू होगी वो लेंगे। ठीक है ना। अब इसे कम क्यों लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म होता है, वो ये बताता है कि आप एंटिसिपेट लॉस तो कर सकते हो, लेकिन प्रेडिक्ट प्रॉफिट नहीं कर सकते। आप प्रॉफिट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लॉस को प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो दोनों में से जो कम वैल्यू होगी वो लेंगे। जैसे इसमें मैंने पहले एग्जांपल में दिया हुआ है कि अगर मान लो वैल्यू 25,000 मार्केट वैल्यू है और कॉस्ट वैल्यू 30,000 है, दोनों में से कम कौन सी होगी, 25,000 ले लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म की वजह से हम कौन सी वैल्यू से कंसीडर करेंगे। अब रही बात, अपन एडजस्टमेंट एंट्री की बात कर रहे थे। एक बार तो इसे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाएगा और दूसरा बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। एंट्री इसकी ये होती है क्लोजिंग स्टॉक काउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि जब ट्रायल बैलेंस के बाहर क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है तो उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे एक तो, और दूसरा एसेट साइड में लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब नाम से क्लियर होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मीनिंग क्या है, ऐसे एक्सपेंस जो बिजनेस के अंदर जिसको हमने क्या कर दिया, खर्चे तो हो गए वो, ठीक है, वो खर्चे तो हो चुके हैं, लेकिन उनको हमने पेड नहीं किया। ठीक है ना, उनकी हमने पेमेंट नहीं की, ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसकी एंट्री बनती है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है तो क्या होगा, दो बार एंट्री करनी पड़ेगी। एक तो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस होगा जो उसके अंदर, उसे ऐड करके प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देंगे। रिस्पेक्टिव एसेट है, मान लो वेजेस है, तो वेजेस कहाँ आती है, ट्रेडिंग अकाउंट में, और आउटस्टैंडिंग वेजेस भी पड़ी है तो वेजेस के अंदर आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड करके उसे ट्रेडिंग में लिख देंगे। रिस्पेक्टिव एक्सपेंस का मीनिंग होता है जिस अकाउंट से वो संबंधित है। एक तो एंट्री होगी और दूसरा उसे बैलेंस शीट में लिखा जाएगा लायबिलिटी साइड में। ठीक है ना, मैं इसका एग्जांपल दे देता हूं आपको। जैसे सैलरी है, अब सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ठीक है ना, जो सैलरी गिवन होगी ट्रायल बैलेंस के अंदर, उसके अंदर आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड कर देंगे और उसे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाएगा, क्योंकि पता है आपको सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में लिखी जाती है। और दूसरा आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है, हमारे लिए लायबिलिटी है, जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा। ठीक है,
तो ये इसकी एंट्री भी गिवन है, एक्सपेंसेस काउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हाँ जी, इसके बाद हमारे पास आता है प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड, ठीक है, अनएक्सपायर्ड या प्रीपेड एक्सपेंस। तो इसकी एंट्री क्या होती है, प्रीपेड एक्सपेंस काउंट डेबिट टू एक्सपेंस, ये एंट्री होती है। अभी होते क्या है, ऐसे एक्सपेंस जो इस साल से संबंधित नहीं है, नेक्स्ट ईयर से संबंधित है, ठीक है ना। हमें पता है जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाती हैं वो एक अकाउंटिंग पीरियड का होता है, तो हमने उसी से संबंधित खर्चे सारे लिखने हैं। जो उस साल से संबंधित खर्चे होंगे वो लिखे जाएंगे, जो उस साल से संबंधित इनकम वो लिखी जाएगी। ना तो हम नेक्स्ट ईयर के लिखेंगे, ना ही वो प्रीवियस ईयर के एक्सपेंस लिखे जाते हैं उसके अंदर। तो कहने का मीनिंग जो प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं वो नेक्स्ट ईयर से संबंधित है, हमने उन्हें एडवांस में पेड कर दिया। तो इसकी एंट्री अपन ड्यूल एस्पेक्ट में तहत इसको कैसे लिखेंगे हम, एक तो ये एक्सपेंस जिससे संबंधित है उसमें से लेस कर दिए जाएंगे, ठीक है। लेस करके हम क्या करेंगे, लेस करके प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे या ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। दूसरा ये हमारी एसेट्स है जो कि बैलेंस शीट में लिखी जाएगी। तो कहने का मीनिंग फॉर एग्जांपल हमने सैलरी एडवांस में दे दी किसी को, ठीक है ना, सैलरी अगर एडवांस में दे दी गई है तो सैलरी जितनी देर की, मान लो हमने सैलरी टोटल जो ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखी हुई है 1 लाख रुपया, ठीक है, और ट्रायल बैलेंस के बारे में लिखा हुआ है, आउटस्टैंड लिखा हुआ है कि आपने 10,000 रुपया एडवांस दे रखे हैं। तो बेसिकली जो एडवांस दिए हुए ये नेक्स्ट ईयर से संबंधित है, इस साल से संबंधित नहीं है। तो 90 ईयर तो लिखोगे आप, 90,000 तो आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस में, और जो 10,000 है ये आप प्रीपेड एक्सपेंस लिख के बैलेंस शीट में लिख दोगे आप एसेट साइड में, ठीक है। तो इसकी डबल एंट्री हो जाती है। बच्चे एक चीज आप माइंड में रखो कि जो भी ट्रायल बैलेंस के बाहर आपको एंट्री दी हुई है उसकी डबल एंट्री करनी है। अगर आपने डबल एंट्री नहीं की तो आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं हो सकती, ना ही आपको ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस मिल सकता है। जब आप ट्रायल बैलेंस के साथ आउट किसी प्रकार की एडजस्टमेंट एंट्री लेते हो तो उसे आप डबल वे से आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं हो पाएगा। हाँ जी, इसके बाद आप देखते हो जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो क्या है, हाँ जी, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन होता क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए। वास्तव में डेप्रिसिएशन क्या है, एक लॉस ऑफ वैल्यू इन एसेट्स। एसेट्स की वैल्यू में कमी होना ही क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है। ये लैप्स ऑफ टाइम, टाइम बीतने के साथ साथ, या यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट्स, ठीक है ना। आपने एसेट्स यूज की है या समय बीत गया, काफी समय हो गया, साल हो गया, तो उसमें क्या आने का मीनिंग क्या हुआ, उसमें उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है। और जब भी ये एडजस्टमेंट इसकी दी हुई है तो आपको ड्यूल में डबल एंट्री कैसे इसकी करनी पड़ेगी, ट्रांजेक्शन्स कैसे करोगे इसकी आप। एंट्री तो ये हो जाती है डेप्रिसिएशन टू एसेट्स, डेप्रिसिएशन डेबिट हो गया, टू एसेट्स क्रेडिट हो गया। तो आप जो भी एसेट्स है उस कंसर्न एसेट से लेस करके आप उसे बैलेंस शीट में लिखोगे, और जो डेप्रिसिएशन लगा है उसे आप प्रॉफिट और लॉस में लिखोगे। मान लो मशीन है 5 लाख की, 10% डेप्रिसिएशन लग गया तो 50,000 का डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है ना। तो 50,000, 5 लाख में से 50,000 लेस कर दोगे, 4.5 लाख रुपया तो आप बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिख दोगे, और जो 50,000 ये डेप्रिसिएशन है इसे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखोगे। इसकी एंट्री ये होती है, पहली एंट्री तो आपने ये पास की, दूसरी एंट्री पास करते हो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, ये एंट्री आप पास कर देते हो, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आपने जब एडजस्टमेंट एंट्री उसी डबल कैसे करते हो आप, अगर नहीं करोगे तो मैं स्पष्ट कह रहा हूँ बैलेंस शीट नहीं मिल सकती, उसके लिए तो आप ख्वाब भी मत लेना। हाँ जी, देन एक्रूड इनकम, यानी कि अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। ऐसी एक्रूड इनकम वो होती है जो आपने अर्न तो कर ली लेकिन आपको मिली नहीं है। तो ऐसी इनकम तो क्या है, आपको कमा तो लिया आपने लेकिन मिला नहीं है आपको, तो ये इनकम तो आपको मिलेगी ना। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी एक तरह की एसेट्स पड़ी है, एक धरोहर पड़ी है कस्टमर के पास, वो इनकम हम उससे लेंगे, ठीक है ना। तो इसकी एसेट्स, ये हमारी एसेट्स भी है क्योंकि हमने लेने हैं उससे पैसे, और दूसरा ये हमारी इनकम भी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस को में इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा, अगर कोई रिस्पेक्टिव इनकम उससे संबंधित है तो उसमें ऐड कर दे जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में लिख देंगे, और दूसरा इसे हम एसेट साइड में लिखेंगे। जो अपनी जो एंट्री होती है एक्रूड इनकम डेबिट टू इनकम, इस इनकम को यहाँ से मैं
डिलीट कर देता हूँ, एक्रूड इनकम डेबिट टू इनकम, ये एंट्री हो जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, अनअर्न्ड इनकम, ऐसी इनकम, ठीक है ना, जो आपको, आपने कमाई नहीं है लेकिन आपको मिल गई, तो ऐसी इनकम क्या हो जाएगी, एडवांस होगी आपके पास। ठीक है ना, वो इस साल से संबंधित नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर से संबंधित मानी जाएगी। तो क्या करोगे उसे आप, जो पर्टिकुलर इनकम इसमें दी हुई है उसमें से उसे लेस कर दिया जाएगा और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा। अगर मैं आपको कहूं कि मुझे एडवांस रेंट मिल गया, हमारे हमें क्या हुआ, एडवांस रेंट मिल गया, तो एडवांस रेंट क्या है, जो नेक्स्ट ईयर से संबंधित है, तो हम क्या कहेंगे उसको, वो हमारे लिए लायबिलिटी है, इस साल से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो रेंट में से उसे कम कर दिया जाएगा, इनकम डेबिट होगी हमारी जितनी पड़ी थी, और अनअर्न्ड रेंट लिखा जाएगा इसके अंदर। तो कहने का मीनिंग, एडवांस रेंट, जो रिस्पेक्टिव रेंट आपको मिला है उसमें से लेस कर दिया आपने, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में से उसे डिडक्ट कर दिया आपने, और दूसरा उसे लायबिलिटी साइड में लिख दिया। आई थिंक आपको ये पॉइंट 6 आपने एडजस्टमेंट की है। अनअर्न्ड इनकम हो गया, एक्रूड इनकम हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, ये हमने डिस्कस किए हैं अभी। ठीक है ना, क्लोजिंग स्टॉक हमने डिस्कस कर लिया, और इसके अलावा, हाँ जी, इससे पहले अपन ने किया है, देखिए ध्यान से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। तो ये 6 अपन एडजस्टमेंट आज की है। हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम और रिमेनिंग एडजस्टमेंट भी करेंगे। बहुत सारी एडजस्टमेंट हमारी ऐसी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मीनिंग, जब भी आप ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना चाहते हो, एडजस्टमेंट को आपको करना पड़ेगा। मैं आपको एक बार दोबारा से क्लियर कर देता हूँ कि अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई टर्म दी हुई है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम एक बार लिखेंगे। हो सकता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में आए, हो सकता है वो बैलेंस शीट में आए, हो सकता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आए, यानी कि उसे एक बार लिखा जाएगा। आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस यू मस्ट रिकॉर्ड इन टू साइड, आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी लिखना पड़ेगा और बैलेंस शीट में भी लिखना पड़ेगा। ये आप, अगर आपने एक में से भी ओमिट कर दिया तो आप बैलेंस शीट के बारे में सोच नहीं सकते कि वो टैली होगी। ठीक है, तो इन बातों को आप ध्यान में रखोगे तो आपको 100% आपका फाइनल अकाउंट जो है वो अच्छी तरह बन जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।